Hello students, in the previous class we discussed about the units of measurement and हमने units of measurement में क्या समझा था कि basic units and national standards of measurement के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो basic units होते हैं उनको किस रेफरेंस पे बनाया जाता है और उनको डिफाइन उस रेफरेंस के बेसिस पे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या समझा था कि चाहे वो मीटर हो, किलोग्राम हो, चाहे वो आपका एम्पियर हो, कोई भी बेसिक यूनिट हो, ठीक है। उस बेसिक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं। उन उन स्टैंडर्ड्स को रेफरेंसेस के को मेजर उन स्टैंडर्ड्स को मेजरमेंट के लिए हम लोग रेफरेंसेस लेते हैं और वो रेफरेंसेस हम कैसे रखते हैं, हम प्लस माइनस का एरर जो होता है वो कम से कम हो उसके लिए उसको हम लोग आइडियल कंडीशंस में रखते हैं, तभी मेजरमेंट प्रॉपर होता है, ठीक है। तो जो आपका हमने किसकी बात कर ली थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक यूनिट, ठीक है। अब हम लोग आज डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे। जब डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं मतलब जैसे कि आपका मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब जो डिराइव्ड यूनिट्स है हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। So let's start. First, let's talk about mass and weight. फाइन, पहले हम लोग मास और वेट की बात करते हैं। तो देखो, अगर कोई कहता है कि डिफाइन मास, है ना, तो व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ substance. So what is the mass of the substance? Mass of the substance is the amount of matter present in it. ठीक है। Now अगर उसी वे में हम कहते हैं कि वेट को डिफाइन करो, सो वेट इज द फोर्स exerted on the object by the virtue of gravity, by the virtue of gravity, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे मास और वेट, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं डेली बेसिस पे, हम कहते हैं अपना वेट बताओ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि भाई वो मास नहीं होगा, वो वेट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप जमीन पे खड़े होते हो तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ भी होता है। तो क्या होता है कि जो आपका फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो वो जब इंक्लूड हो जाता है तो वो मास नहीं वेट कहलाता है, ठीक है। और जब हम लोग मास की बात करते हैं मतलब क्या होगा कि आप विदाउट ग्रेविटी एक बॉडी में कितना मैटर है उसका अगर अमाउंट आप कैलकुलेट करते हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मास है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है ना। लेकिन जो वेट है, मास क्या हुआ, कांस्टेंट। मतलब अब मान लो कि आप ऐसा ह्यूमन बीइंग आप हो, ठीक है। तो आप इंडिया में रहो या चाइना में जाओ या अमेरिका में जाओ या यूके में जाओ या फ्रांस में जाओ, ब्यूरो ब्यूरो ऑफ नेशनल मेजरमेंट्स में जाके आप बैठ जाओ सेवरस में, तो भी क्या होगा, आपका मास तो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपके अमाउंट ऑफ मैटर जो आपकी बॉडी में है दैट आर सेम, है ना। तो लेकिन जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो एक्चुअली इट वेरीज from place to place. इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज द ग्रेविटी चेंजेस, है ना। जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि वो क्या है, 9.8 हम लोग लेते हैं ना ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन वो कभी 9.8 होगा, कभी वो 9.887 हो जाएगा, कभी वो 9.79 हो जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, है ना। और वो क्यों होता है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल, जितना आप जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अर्थ का जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें आती है जो कि आप उसके लिए आप क्या है वो जियोलॉजिकल में चली जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको समझने की बात क्या है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज मास एंड द वेट इज बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स जो ग्रेविटी का किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसकी वर्च्यू से आपका वेट होता है। ठीक है, जब आप अपना वेट कैलकुलेट करते हो या वेट फाइंड आउट करते हो उस समय आपको क्या है कि आपका ग्रेविटी भी आपका वहां पे फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई मास जो कि कांस्टेंट है हर जगह, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मास कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ मास एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा। और वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होगा, लेबोरेटरी में होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट, लेबोरेटरी में होगा इसका। और एक एक डिवाइस है दैट इज नोन एज एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एनालिटिकल बैलेंस इज अ वेल नोन मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, नाउ अगर मैं कहता हूं कि ऐसा यूनिट ऑफ मास, तो ये हमने पहले क्या बात कर लिया है इसके बारे में कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और हमें ये भी जानना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। फाइन, नाउ अभी क्या है कि 1 किलोग्राम से हमने 1000 ग्राम्स में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आपने इसको कन्वर्जन क्यों किया, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहां पे हम लोग जो है 1 kg पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सब्जी में अगर जो है नमक डालते हो और चेक करना चाहते हो कि भाई कितना नमक सफिशिएंट है, तो एक साथ पूरा पैकेट लेके नहीं डाल देते हो, है ना। आप थोड़े 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 चुटकी भर, जो कहते हैं ना चुटकी में ले लेके नमक डालते हो। जो नमक है वो डालते हो, सॉल्ट जो है उसको ऐड करते हो। ठीक है, धीरे धीरे करके ऐड करके और फिर उसके बाद एक टेस्ट जब आपका आ जाता है तब आप रुक जाते हो, है ना। सिमिलरली जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, लैब के एक्सपेरिमेंट्स, तो लैब के एक्सपेरिमेंट्स में जो क्वांटिटी यूज होती है वो ग्राम्स में यूज होती है। ठीक है, बहुत स्मॉलर अमाउंट्स में यूज होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, स्मॉलर अमाउंट्स में यूज होती है। तो स्मॉलर अमाउंट्स में यूज होने के कारण हमें ये जरूरत पड़ी कि भाई हम केजी को, केजी तो क्या है, ऐसा यूनिट है, कायदे से देखा जाए तो मुझे तो सब उसी में करना चाहिए। लेकिन केजी एक बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है, केजी को और हम लोग जो है उसके छोटे क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, 1000 ग्राम्स। तो ग्राम्स में हम लोग आके वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो भी हमारे केमिकल्स यूज होते हैं, जो भी हमारे लैब एक्सपेरिमेंट्स में जो भी हमारे मटेरियल्स यूज होते हैं, वो बहुत कम प्रोपोर्शन में यूज होते हैं, बहुत स्मॉलर अमाउंट में यूज होते हैं। ठीक है, now the difference between mass and weight is clear to you. Now let's talk about volume. ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई बोलेगा कि डिफाइन वॉल्यूम, सो व्हाट इज अ वॉल्यूम, सो इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a substance, है ना। सो अभी इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है, ये होता है लेंथ क्यूब, है ना। इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, लेंथ क्यूब। अब क्यों होता है ये, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना एक क्यूब लेना होगा। ठीक है, एक क्यूब हमने लिया, फाइन। हमने क्या किया, एक क्यूब ले लिया, फाइन। अभी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। क्यों, क्योंकि क्यूब का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो इससे हमें क्या मिला, लेंथ का क्यूब। तो डेफिनेटली अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है व्हाट इज दैट, मीटर क्यूब। क्योंकि हमने कोई भी यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, मैंने पहले बता दिया, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब वो सब्सटेंस जो है वो वॉल्यूम में क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आता है। ठीक है, लेंथ भी आता है, ब्रेड्थ भी आता है, हाइट भी आता है। अगर हम लोग एक क्यूब को लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है
कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों किसके फॉर्म में कैलकुलेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ही कैलकुलेट होता है, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग इसको लेंथ क्यूब लेते हैं, और लेंथ को हम लोग किसके, उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। सो हम लोग वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या कहलाएगा, आपका यूनिट क्या कहलाएगा, मीटर क्यूब कहलाएगा, ठीक है। सो देखो हम लोग सब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई किलोग्राम में हम लोग जो है लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं, वैसे हम लोग जो है किसमें, जो लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो या तो सेंटीमीटर्स में करते हैं या तो हम लोग डेसीमीटर्स में करते हैं, है ना। लेबोरेटरी में हम लोग थोड़ी मीटर मीटर का करेंगे, कितना बड़ा लेबोरेटरी होता है, छोटे छोटे लेबोरेटरीज होते हैं, करेक्ट। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इसकी जो एक्सप्रेस वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है उसको सेंटीमीटर और डेसीमीटर के टर्म्स में भी समझे, ठीक है। तो उसके लिए एक जो कॉमन यूनिट है ना, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, वो क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके बीच का कन्वर्जन समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे सामने में क्यूब दिख रहा है, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन सच अ वे दैट यू विल गेट हाउ मेनी पार्टीशंस, 10 पार्टीशंस, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पार्टीशंस हो गए। वैसे ही इसको ऊपर नीचे भी कर लो ऐसे पार्टीशंस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक और पार्टीशन ले लो, यहाँ पे एक और पार्टीशन ले लो, तो ऐसे क्या हो गया, हमारे 10 पार्टीशन एक हो गए, ठीक है। तो अगर हम एक पार्टीशन को, लेट अस सपोज एक पार्टीशन, कोई भी एक पार्टीशन, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, फाइन। तो अब हमें जो है इस 1 सेंटीमीटर को अगर मुझे डेसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसी में, तो उसके लिए क्या करोगे, तो हमें कहाँ पे जाना होगा, आपके इस टेबल में जाना होगा। यहाँ पे डेसी क्या बोलता है, डेसी कहता है 10⁻⁻⁻, करेक्ट, इसलिए इस टेबल का बहुत वैल्यू है। और सेंटी क्या कहता है, 10⁻², फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्जन करता हूँ तो कैसे कन्वर्जन करूंगा, तो मैं अगर कहता हूँ कि 1/10⁻², सेंटी, है ना, इट विल बी इक्वल टू 1/10⁻⁻1 डेसी, ठीक है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या चला जाएगा, 10⁻⁻1 डेसी इज इक्वल टू 10⁻² सेंटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डेसी के टर्म्स में इसको लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 10⁻1/10⁻², इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डेसी में आपके कितने सेंटीमीटर्स आते हैं, 10 सेंटीमीटर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 10 पार्टीशंस किए हैं तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये 1 डेसीमीटर कहलाएगा, विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से प्रूफ किया, ये हमने प्रूफ किया आपके जो मैंने आपको प्रीफिक्सेस का टेबल बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ का देखो पहला एप्लीकेशन में यहीं पे बता दिया, देखो इन दोनों के बीच का रिलेशन मैं निकाल के आपको बता दिया, फाइन। तो क्या पता चला हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे पता चला कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए कि मैंने क्या बताया था, एक क्वांटिटी क्या होती है, लीटर होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोग जो है ना, अच्छा ये लीटर जो है ना, ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखो। लेकिन वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि कितना दूध लाए हो, कितना पानी है, तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही अगर मुझे वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है।
अब जैसे ही मैं कहता हूँ मिली, तो वापस चले जाओ इस टेबल में, मिली को खोजो, मिली कहाँ है, मिली किधर आया, ठीक है, क्या है, 10⁻³ है ना ये। तो यहाँ पे उसी एक्सप्रेशन को समझना है यहाँ पे, तो ये क्या है, 1 लीटर इक्वल टू 10 सॉरी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हो गया है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मिली को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो मुझे 10⁻³ से वापस अगर करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, किसके साथ, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, किसमें, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और मुझे लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इन 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो 10⁻³ आप देख रहे हो ना, या 10 ये जो वैल्यूज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये किसके टर्म्स में है, ये इसके एसआई यूनिट के टर्म्स में है, ठीक है। तो आप देखो, ये 10⁻², 10⁻⁻1, ये क्यों लिया है मैंने, तो वो एक्चुअली क्या है, मीटर के टर्म्स में लिया है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻², है ना, सेंटीमीटर। तो ये सेंटी और सेंटी को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या पता था, ये तो क्या है, पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब मुझे क्या पता था कि 1 dm इक्वल टू क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। 1 dm का मतलब क्या हुआ, कि 10 सेंटीमीटर हुआ। तो सिंपल सी बात है कि अब 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, एक का लेंथ हुआ। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 × 10 × 10 करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा मेरे पास, 1000 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा, करेक्ट। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाई आपने इधर पे 10 × 10 × 10 किया, करेक्ट। तो मुझे क्या पता चला कि सेकेंड एक्सप्रेशन, दैट इज 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। दिस इज माई सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर मान लो कि 1 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। सिमिलरली 1 dm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। और 1 dm क्यूब क्या हो जाएगा, उसी टर्म्स में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि 1000 मिलीलीटर में हमारे पास कितना, तो इससे हमारे पास थर्ड रिलेशन है जो कि मैं सम अप कर देता हूँ। तो वॉल्यूम को अगर हम लोग कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट टू 1000 मिलीलीटर equivalent to 1 dm cube equivalent to 1 लीटर। ओके, तो ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मिलीलीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 मिलीलीटर होगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो वैसे ही, तो ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चार रिलेशंस आपको याद रखने हैं, किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि इसका काम कहाँ पे आता है, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हो, तो वहां पे इसका आपको जो है यूजफुलनेस आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बताया कि अब आपको लेबोरेटरी में वर्क करना है, तो लेबोरेटरी में आपको क्या होता है ना, जो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिससे आप क्या करते हो, अपने वॉल्यूम को मेजर करते हो, ठीक है। वो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्यूरेट, एक होता है पीपेट। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे स्कूल में, तो आपको ये इनका यूज करना होगा, ठीक है। एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब इनका एक्चुअली जो यूसेज है ना, वो वेरी करता है, ठीक है। कैसे वेरी करता है, तो अब जो आपका पिपेट होता है, उससे क्या करते हो ना आप, जो भी आपके केमिकल्स है उसको सक करते हो, बहुत अगर कम केमिकल्स हैं, तो इसका जो आपका जो है 25 मिलीलीटर का, लेटर सपोज इसका जो आपका पिपेट होता है, तो आप क्या करते हो कि 25 मिलीलीटर तक का अगर कोई वर्क कर रहा है तो पिपेट से करो। वैसे ही अगर 50 मिलीलीटर तक का आपको वर्क करना है, तो आप किससे करोगे, ब्यूरेट से करोगे, है ना। अगर मान लो आपके पास 100 लीटर का वर्क है मिलीलीटर का, तो आप क्या करोगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज करोगे।
और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो 1 लीटर तक का सपोर्ट देता है। तो ये इसका एक्चुअली क्या है ना, वॉल्यूम अलग अलग होता है, जिसका जो जरूरत है, जितने वॉल्यूम की जरूरत है उसके बेसिस पे आप उसको यूज करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट quantity that we are going to discuss is called density। अभी देखो, डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। कैसे डिराइव होता है? तो आपको मैंने बता दिया मास, आपको बता दिया वॉल्यूम। तो अगर मैं कहता हूँ कि डेंसिटी कैलकुलेट करो, तो इट इट विल बी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब डेंसिटी को अगर डिफाइन करने की हम कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इट इज द amount of substance। density can be defined as the amount of uh, sorry amount of mass या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। तो वो किससे पता चल जाएगा? आपका डेंसिटी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ एसआई यूनिट, किसी का भी एसआई यूनिट निकालना है, किसका एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? तो सिंपल है ना कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइड बाई एसआई ऑफ वॉल्यूम निकाल लो। तो हमने हमने क्या समझा है कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मास केजी होता है। और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हमारा जो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, और केजी मीटर रेज टू -3, है ना। ये जो मीटर क्यूब था, इसको पर मीटर मतलब क्या हुआ कि केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब है। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? केजी इंटू माइनस एम एम रेज टू माइनस, ठीक है। तो ये दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हो, हाँ, केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो और केजी मीटर रेज टू -3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी को समझने के लिए आप जो है एक एग्जांपल लो, ठीक है। अब मान लो कि आप एक एरिया में रहते हो, ये तुम्हारा एक एरिया है, ठीक है। वो एरिया, लेट सपोज आप रहते हो, लेट सपोज आप कहाँ पे रहते हो? दिल्ली में रहते हो, ठीक है। अब आपको कोई कहता है कि दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? अब इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितने लोग रहते हैं? नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? कुछ इस तरीके का हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली सिमिलरली डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कितने लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चलेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना आपका पार्टिकल्स है एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर में, ठीक है, और उस मैटर की वॉल्यूम क्या है, तो उस मैटर की वॉल्यूम आप निकालो, ठीक है। तो मान लो कि ये एक, लेट अस सपोज ये एक टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक में कितने हुए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या बोलता हूँ, 9 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पर, या मैं एक पार्टिकल को अगर 1 केजी ले लेता हूँ, 1 पार्टिकल इक्वल टू क्या ले लेता हूँ? 1 केजी। तो मैं क्या कहता हूँ कि 9 केजी है कितने में? लेट अस सपोज कि 1000 मीटर क्यूब में, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये भी इंक्रीज होगा, 9 केजी की जगह ये 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ कि हाउ क्लोजली how closely the particles in a substance are packed। ये क्या बताता है? डेंसिटी बताता है।
इसका मतलब क्या है? इफ डेंसिटी इज मोर, अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करते हो, ठीक है, implies particles are more closely packed। मतलब क्या हुआ कि अगर आप डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो जो पार्टिकल्स होंगे उसमें वो बहुत पास पास होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। डेंसिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि एक वॉल्यूम, एक मीटर क्यूब में कितने केजी है, ठीक है, तो वो क्या बताता है? वो डेंसिटी बताता है। फाइन। अब इसके बाद एक और पैरामीटर आता है, लेट्स सी दैट पैरामीटर, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखो, टेम्परेचर को अगर हमें मेजर करना है, तो इसकी मेजरमेंट के लिए तीन डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, हम इसको क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिग्री कैपिटल सी, डिग्री कैपिटल एफ, ठीक है। डिग्री को हम लोग एक डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। थर्ड होता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि एसआई यूनिट होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन, ठीक है। तो ये जो के है, दैट इज योर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मोमीटर्स हमारे बनते हैं ना, इन्हीं के बेसिस पे हमारा क्या बनता है? थर्मोमीटर्स बनता है। आप देखे होंगे आ, जब आपको फीवर होता है तो आप क्या करते हो कि अपना फीवर चेक करते हो, टेम्परेचर चेक करते हो, है ना, उससे पता चलता है कि कितना फीवर है ना। तो अब यहाँ पे आप समझो, आप क्यों चेक करते हो फीवर? वो तो पकड़ के भी पता चल जाता है कि भाई गर्म है शरीर तो फीवर होगा। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जिससे आप पता करोगे अपना फीवर? टेम्परेचर। पहला फिजिकल, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर। उसके बाद वोमिटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर खाने का मन कर रहा है, नहीं हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जिससे आपको पता चल जाता है कि फीवर है? वो क्या है? जो आपका टेम्परेचर है। उसको मेजरमेंट कैसे करोगे? थर्मामीटर से, है ना। तो जो हमें इसमें क्या पता होना जरूरी है कि अलग अलग जो स्केल्स होते हैं उनका जो रेंज होता है, उनका कैलिब्रेशन होता है, वो कैसे होता है। तो अगर हम लोग सेल्सियस की बात करें, तो सेल्सियस में 0 डिग्री टू 100 डिग्री होता है। मतलब 0 डिग्री क्या हुआ आपका? 0 डिग्री इज नोन एज व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज दिस 100 डिग्री? दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। फाइन। सिमिलरली अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट में ये स्टार्ट होता है 32 डिग्री से एंड इट गोज अप टू 212 डिग्रीज। तो 32 क्या हो गया आपका? फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। एंड व्हाट इज योर 212 डिग्री? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ अगर हम लोग वही केल्विन की बात करते हैं, केल्विन को समझने से पहले कन्वर्जन हम देख लेते हैं। किसका? कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसको चेंज करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना पड़ेगा? 9/5 से मल्टीप्लाई करके +32 करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि कैसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि अगर डिग्री सेल्सियस आपकी कितना दिया हुआ है? 0, ठीक है। तो अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो क्या आंसर आएगा? 9/5 इंटू 0 प्लस 32। आंसर क्या आएगा? 32 डिग्री। मैंने यहाँ पे बताया है ना कि अगर आपका सेल्सियस 0 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देखो, प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे 100 डिग्री रख के देख सकते हो, है ना।
अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 100 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगी, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 180 प्लस 32 क्या होता है, 212 डिग्री। देखो ये 212 डिग्री आ गया, बॉइलिंग पॉइंट है ना। और डिग्री सेल्सियस का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री है। तो इससे प्रूफ हो गया। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। अगर आपको अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस करने के लिए बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा, F-32 इंटू 5/9 कर दो, है ना। जस्ट उसको कन्वर्ट कर दो। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग केल्विन की बात करते हैं, ठीक है। तो केल्विन में हम लोग अगर कहते हैं, यहाँ पे डिग्री से रिप्रेजेंट नहीं होता है, याद रखो, हाँ, केल्विन के से रिप्रेजेंट होता है। अगर आपका डिग्री सेल्सियस गिवन है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273.15 के साथ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, एक्चुअली केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या पता चला कि तीनों की मेजरमेंट्स देखते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखें, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस का देखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट का देखते हैं और केल्विन का देखते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस का क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री, ओके। इसका क्या है 32 डिग्री, ओके। एंड इसका क्या हो जाता है 273.5। हम लोग अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर, भाई एक रूम में अगर आप बैठे हो तो उसका रूम टेम्परेचर अगर सेल्सियस में देखते हैं तो वो 25 डिग्री होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखो, जब आप अपने घर में एयर कंडीशनर चलाते हो तो आपको क्या बताया जाता है कि इट इज ऑलवेज गुड और ऑलवेज प्रॉपर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ योर एसी एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि एसी क्या करता है, आपके रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। उससे कम या उससे ज्यादा करने से आपको कभी गर्मी लगने लगेगी, ज्यादा करने से, और अगर कम करोगे तो कुछ ज्यादा ठंड लगने लगेगी। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में वही 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ओके। और केल्विन में 298 होता है। ये कैसे निकला है, सिंपल 273.15 में 25 को ऐड करो तो 298 आता है, ठीक है ना। तो ये सारा कन्वर्जन का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, मैं बस आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लो फॉर्मूलेज में रख के, ठीक है। अब मान लो अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात होती है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है आपका 37, ओके। और अगर फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो वो होता है 98.6, है ना। तो अभी याद रखो कि जब जो आप थर्मोमीटर चेक करते हो उसमें 98.6 जाता है, वो सेल्सियस में नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो जब आप अपना फीवर चेक करते हो तो अगर 98.6 पे अगर आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है तो आप समझते हो अच्छा ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये आपका जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना होता है नॉर्मल। अगर वही 100 इंक्रीज हो जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप समझते हो वो सेल्सियस नहीं है, हाँ? क्योंकि सेल्सियस में तो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो 98.6 से अगर वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो आपको समझ में आता है अच्छा मुझे बुखार है, फीवर है ना। और केल्विन स्केल में अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये 310 केल्विन होता है, ओके। और वैसे ही हम लोग अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो गई, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है सेल्सियस में और 212 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। और केल्विन में क्या होता है 373 डिग्री केल्विन होता है, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि जो आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है, उसकी नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, डिग्री सेल्सियस की नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन केल्विन की नेवर, नो नेगेटिव वैल्यूज, केल्विन की कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी। ये आप यहाँ पे हमेशा याद रखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। क्या है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, करेक्ट। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई इस बार इतनी ठंड पड़ी कि -5 डिग्री चला गया टेम्परेचर,
तो वो जो -5 डिग्री टेम्परेचर चला गया हम बोलते हैं वो क्या है, वो सेल्सियस स्केल में बताते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या है, आप देखो यहाँ पे लॉजिकली समझो, आपका -5 डिग्री भी होगा तो -5 प्लस 273.15 क्या हो जाएगा, 268 ही तो होगा। तो क्या है ना कि आपकी जो केल्विन स्केल है वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, उसकी स्टार्टिंग क्या होती है 273.15, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो है उसकी नेगेटिव वैल्यूज जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या है कि मास, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, इनके बारे में समझा, और कुछ और भी डिराइव्ड यूनिट्स है जो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे हम उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अभी तक हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई मेजरमेंट में प्लस माइनस होता है, ठीक है, कुछ कुछ ऊपर कुछ नीचे होता है, तो वो समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। So till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.